अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत है, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और हमारा भी ईमान पे खात्मा फरमाए। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मुझे आपकी स्टोरीज बहुत पसंद है। मैं काफ़ी अर्से से आपके चैनल की सब्सक्राइबर हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो कुछ यूँ है कि मेरा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था और मेरा 9 मंथ चल रहा था। ये मेरा फर्स्ट बेबी था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी अम्मी मेरे घर गई और मुझे अपने पास लेकर आ गई और कहा कि तुम डिलीवरी के दिनों में मेरे पास ही रुको, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। मेरी सास की एज काफ़ी ज़्यादा थी और वो मुझे संभाल नहीं सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ और जब ठीक हो जाओ तो घर वापस आ जाना। इस तरह मैं अम्मी के घर आ गई। वो गर्मियों के दिन थे। हमारा घर मस्जिद के अंदर एक पोर्शन बना हुआ था, वहाँ पर था। वो मस्जिद बहुत बड़ी है, 2-3 फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पर, और भी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर, और हम लोग भी रहते हैं। हमारा ऊपर वाला पोर्शन था। मैं, मेरे अब्बू, छोटी सिस्टर, छोटा भाई और अम्मी, हम सब छत पर गद्दे बिछाकर सोए हुए थे। तो अदनान भाई, मेरी आदत है कि गर्मी हो या सर्दी, रात को 11-12 बजे के बाद मैं एक बार फिर खाना खाती। इन दिनों तो लास्ट मंथ चल रहा था तो मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। तो रात का टाइम था। जब मुझे भूख लगी तो मैंने अब्बू को कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं नीचे किचन में खाना खाने जा रही हूँ, आप मुझे चाबी दे दें, मैं लॉक खोल कर खाना खा कर आ जाऊँगी। तो अब्बू ने कहा कि तुम बीमार हो, सीढ़ियाँ कैसे उतरोगी? अभी बहन को उठाओ और इसको भी साथ ले जाओ। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को उठाया कि मेरे साथ चलो। तो इसने कहा ठीक है, मैंने भी पानी पीना है, मैं पानी पी लूँगी और आप खाना खा लेना। और अदनान भाई, आपको बताती चलूँ कि हमारा जो घर है इसकी किचन की खिड़की कब्रिस्तान में खुलती है। वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी भेजूंगी। वहाँ पर बहुत सालों पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं। वैसे तो कब्रिस्तान हॉन्टेड नहीं है। सारा दिन बच्चे इस कब्रिस्तान में खेलते हैं, दरख्तों पर चढ़ते हैं। माएँ छतों से बच्चों को आवाज़ें देती रहती हैं कि आ जाओ, लेकिन बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। इस कब्रिस्तान के दरवाजे सारा दिन खुले रहते हैं। मगर मैंने इस कब्रिस्तान के बारे में एक बात सुनी हुई थी कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के लिए रोती है। बहुत सारे लोगों ने इस औरत को देखा, तो लोगों को इसके बारे में पता था। वो इसकी आंखों में नहीं देखते थे और साइड पर हो जाते थे। तो मैं बहुत आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरी। हमारी आखिरी सीढ़ी से कब्रिस्तान के दरख्त नजर आ रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि रात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आवाज़ आए, तुमने कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं देखना और ना ही मैं देखूंगी। हम सिर्फ किचन में जाकर खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। तो हम लोग सीढ़ियों से उतर कर नीचे गए तो हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे हवा तेज चलना शुरू हो गई है। हमने इस बात को इग्नोर किया और किचन में चली गई। इसने पानी पिया तो इसने मुझे कहा कि जल्दी जल्दी खाना खा लो। मेरे अब्बू को पता था कि मुझे भूख लगेगी, तो इन्होंने मेरे लिए खाना ढाँप कर रखा हुआ था, क्योंकि मेरे अब्बू सबसे लास्ट पर घर आते थे। तो मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अम्मी ने किचन की खिड़की खुली छोड़ी हुई थी, तो वहाँ से कब्रिस्तान की एक एक कब्र नजर आती थी। कहना आसान है, लेकिन यकीन करें रात के उस टाइम हमारी खिड़की से वो कब्रिस्तान इतना पुरस्कार और खामोश नजर आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और कब्रिस्तान से खड़े होकर अगर हमारे किचन की खिड़की की तरफ देखें तो किचन में भी सब कुछ नजर आता है। तो जैसे ही मैंने 2-3 निवाले लिए तो कब्रिस्तान से आवाज आना शुरू हो गई, शमीम, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। और फिर किसी औरत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा कि आवाज आना शुरू हो गई है, लेकिन तुमने कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं देखना, बस तुम मेरे पास खड़ी रहो। और वो औरत कह रही थी, मेरे बच्चे मर गए हैं, मैं रो रही हूँ, मेरे चारों बच्चों को किसी ने मार दिया है, तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? इधर मेरी तरफ देखो, तुम भी तो माँ बनने वाली हो, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो।
वो मेरी तरफ देखो। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी तरफ देखो, और वो अपने आप को पीटने लगी। इसकी चीखें इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट जब मेरे अब्बू ने भी आवाज़ सुनी तो वो भी ऊपर वजीफ़ा करने लग गए। मैंने एक बार भी उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो कह रही थी कि आप ही जल्दी करो, कहीं ये हमारे साथ कुछ कर ना दे। तो मैंने इसे कहा कि कुछ नहीं होता, बस तुम चुप करके मेरे साथ खड़ी रहो और मुझे आराम से खाना खाने दो। मैंने अपना पूरा खाना ख़त्म किया, पानी पिया, अपनी सिस्टर को दोबारा पानी पिलाया, किचन को बंद किया और इससे कहा कि बिल्कुल भी साइड पर मत देखना। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, इसकी चीखों की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो और खौफनाक होती जा रही थी, और इसके पीटने की आवाज़ भी हमें बिल्कुल अपने पास आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास बैठकर पीट रही है, अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मार रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ईंटें गिर रही हैं और दरख्त हिल रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तो मेरे और मेरी बहन के रोंगटे खड़े हो गए और इसने कहा कि आप ही आज तो आपने सारा काम खराब कर दिया। एक तो हमारा घर आधा कब्रिस्तान में और आप इस टाइम पे मुझे नीचे लेकर आई हैं। मैंने इससे कहा कि कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ की बात है। अल्लाह को याद करो और चुपचाप ऊपर चलो और पीछे मुड़कर ना देखना। हम जितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जा रहे थे वो बस यही कह रही थी, बस एक दफ़ा मेरी तरफ देख लो, मेरे बच्चे मर गए हैं, इन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया है, तुम लोग मेरी तरफ देख नहीं रहे हो। बस वो यही बोलती जा रही थी और पीटती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरे कानों के पास आकर ये बात कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आयात और सूरतें वगैरह पढ़ती रही और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब हम लोग आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो वहाँ से भी कब्रिस्तान नज़र आता था, और जब हम अब्बू के पास पहुंचने वाले थे तब इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। हम लोग ऊपर गए तो अब्बू ने कहा कि आप लोग खाना खा के आ गए? तो मैंने कहा कि जी खा लिया। अब्बू ने कहा कि तुम लोग डरी तो नहीं? मैंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं डरे। अब्बू ने कहा कि मुझे आवाज़ आ गई थी, मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा पढ़ रहा था, क्योंकि हमारा घर मस्जिद में भी था तो शायद इसलिए हमारी बचत हो गई थी। सुना है जब औरत उम्मीद से होती है तो ये चीज़ें औरतों पर जल्दी हावी हो जाती हैं, तो इनको नुकसान पहुंचा सकती है, इनके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसकी कोशिश थी कि ये एक दफ़ा पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखे और फिर अल्लाह जाने कि क्या होता। जब भी इस तरफ का कोई मामला मेरे साथ होता तो मैं अपना दिल मजबूत रखती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं इतना फेमस यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मेरे चैनल पे 300-400 सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। मैंने स्टार्टिंग में एक व्लॉगिंग चैनल बनाया था जिस पे छोटे छोटे व्लॉग्स बना कर डाला करता था। हमारे गांव के करीब एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो तकरीबन 100 साल पुराना है। मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया। मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर व्लॉग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कब्रिस्तान कितना पुराना है और इसकी तारीख क्या है, और मैं सब कुछ बताऊंगा उस व्लॉग में। सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। मेरे सारे दोस्तों में से कोई भी वहाँ जाने को राजी ना था, मगर 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ चलेंगे। मेरे एक दोस्त का नाम था राशिद अली, दूसरे का नाम था गुलाम रसूल। हम तीनों बाइक में निकले और हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर वहाँ गए और वहाँ जाकर चाय वगैरह पी। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा तो नहीं था, मगर मेरे पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन था और ट्राइपॉड था। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने पूछा कि ट्राइपॉड लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि पास में जो कब्रिस्तान है, कहते हैं कि ये 200-300 साल पुराना है, हम वहाँ जा रहे हैं, वीडियो बनानी है। बस उन्होंने ये सुना था कि उनमें से एक बंदा उठा और उसने हमें सख्ती से मना कर दिया वहाँ जाने से। उसने कहा कि भाई टाइम देखो क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि दिन के 12 बज रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या आपको पता है कि दिन के 2 बजे के बाद कब्रिस्तान से कोई भी नहीं गुजरता और आप लोग जा रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान, आप 2 बजे वहाँ जाएंगे और वहाँ वीडियो बनाएंगे तो आपको कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा।
मेरा मशवरा है कि आप लोग ना जाएं, और अगर जाना है अभी तो सुबह 8-9 बजे जाएं और 12 बजे तक वापस आ जाएं। मगर हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और हम लोग निकल पड़े। वो कब्रिस्तान 3-4 किलोमीटर बड़ा था, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें 1:15 हो चुके थे। हम लोगों ने इधर उधर देखा तो ना बंदा ना बंदे की साथ, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद, कुछ भी नहीं था। हमें अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हमने कहा कि हम ये कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हम लोगों ने बाइक बाहर खड़ी कर दी और हम लोग कब्रिस्तान में एंटर हो गए। वो कब्रिस्तान शहर से कुछ कटके था और जंगल के बीचों बीच था। वहाँ बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियाँ थी। हमें सबसे ज़्यादा डर वहाँ के जानवरों का था। वहाँ पर हर किस्म के जानवर पाए जाते हैं। खैर, हम जैसे तैसे हिम्मत करके इंटर हो गए और हमने कहा कि अब इंटर हो गए हैं तो वीडियो भी हर हाल में बनानी है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और ट्राइपॉड पे फिक्स करना शुरू कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। हमने इंट्रो बनाना था मगर कैमरा ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल रीस्टार्ट किया और फिर कैमरा ऑन किया तो वो हो गया। अभी हम लोग कब्रिस्तान के अंदर नहीं थे, बस किनारे पर खड़े थे और मैंने वहाँ पे एक इंट्रो लिया और फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अंदर चलकर पूरा व्लॉग बनाते हैं, पूरी वीडियो एक ही शूट में बनाते हैं और 30 मिनट में हम फ्री होकर यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही हम लोग 500 मीटर अंदर गए, हमें वहाँ एक कब्र दिखी जो 15-16 फीट लंबी थी। हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी कब्र देखी थी। तो जैसे ही हम कब्र के पास गए तो पास में ही जो झाड़ियाँ थी उनमें से हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एक पल के लिए तो हम डर गए, फिर हिम्मत करके तीनों वहाँ गए। हमने वहाँ पे जाकर देखा तो वहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, मगर शॉकिंग बात यह थी कि वहाँ एक बच्चे का कंगाल यानी कि ढांचा पड़ा हुआ था। उस टाइम डर के मारे हमारी ऐसी हालत हो रही थी कि हम तीनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे थे। हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम तीनों साथ भी हैं या अकेले भागे जा रहे हैं। और भागते भागते हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके थे कि हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते थे। जिस डायरेक्शन में हम भागे थे उसी डायरेक्शन में मैं पीछे गया। मैंने सोचा कि शायद मेरे वो दोस्त मुझे वहाँ पर मिल जाए जहाँ पर हम तीनों ने एक दूसरे को छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं कि मिलने वाले ही नहीं हैं। खैर, मैं वापस तो मुड़ा कोई डायरेक्शन लेकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और पहले किस डायरेक्शन से आया था। और फिर मैं जब वापस आया तो फिर मैं कोई डायरेक्शन चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चला गया। थोड़ा दूर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। मैंने मोबाइल पे टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 2:45। खैर, पूरे 15 मिनट मैं बिना रुके उसी डायरेक्शन में चलता गया और चलते चलते मुझे सामने एक बंदा दिखा जो सफ़ेद कपड़ों में सिगरेट पी रहा था। तो मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा हो सकता है कि यहाँ से गुजर रहा हूँ और थकावट की वजह से यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने उसी टाइम दौड़ लगाई और उस बंदे की तरफ भागता हो गया। जब मैं उसके नज़दीक पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आया और पास जाकर देखा तो वहाँ सिगरेट का फिल्टर भी मौजूद नहीं था। आप यकीन करें, उस टाइम मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना मुझे डर लग रहा था कि एक तो मैं अकेला, मेरे दोस्तों का भी कोई अता पता नहीं था और डर की वजह से एक बात मेरे जहन से निकल गई कि मैं उनको कॉल करूं। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं मायूस होकर उस पेड़ की छांव में बैठ गया। 10-15 मिनट गुजरने के बाद मुझे 3 आवाज़ें आईं जो मेरे दोस्त राशिद की थी। सच पूछे तो मुझ में इतना दम भी नहीं था कि मैं उस आवाज़ का जवाब दे सकूं। जैसे तैसे करके मैं उठा और उस तरफ भागने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वही बंदा जो सिगरेट पी रहा था वही मेरे आगे खड़ा हुआ है। बजाय इसके कि मैं उसके पास जाके पूछूं कि आप कौन हैं, मैं उसी टाइम पीछे भागा। मैं पीछे की तरफ देख रहा था और आगे भागता जा रहा था। अभी अचानक मेरे पाँव में कोई चीज़ लगी और मैं गिर गया। जब मैंने आगे की तरफ देखा वही सेम कंगाल पड़ा हुआ था, यानी कि ढांचा पड़ा हुआ था जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा
रास्ता याद आ रहा था, तो मैं उसी डायरेक्शन में भागता गया आगे आगे। तो मैंने वही कब्र देखी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। खैर मुझे तो रास्ता मिल चुका था और अब बात रह गई थी मेरे दोस्तों की। मैं उनको अकेला इस वीरान कब्रिस्तान में छोड़ के नहीं जा सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे ढूंढूं। तभी मैंने अपना मोबाइल और राशिद को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉल पिक हुई तो मैंने बगैर हेलो किए सबसे पहले यही पूछा कि भाई कहाँ रह गए। उसकी बस इतनी सी आवाज़ आई, यार भाई मैं तुम्हें, और बस उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की 4-5 बार हेलो हेलो, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कॉल काट दी और दोबारा कॉल की। कॉल जा रही है, पिक हो रही है, मगर आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही। 5-6 बार ट्राई करने के बाद मैंने गुलाम रसूल का नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 4:30 से भी ऊपर हो गया था, जबकि हमें बताया गया था कि 2 बजे के बाद वहाँ से कोई नहीं गुजरता। हम लोग अभी तक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब मेरे दिमाग में हज़ारों सोचें आ रही थी कि आखिर क्या करूं, अपने दोस्तों को छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं, या हिम्मत करके उन्हें तलाश करूं और उनको साथ लेकर जाऊं। ये सोचते सोचते 5 बज चुके थे और फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही घर जाता हूँ। अब उनका कोई अता पता नहीं। मैं मायूस हो गया, उसी रास्ते पे चल दिया जिस रास्ते से हम लोग आए थे। झाड़ियों से निकलकर जब मैं सड़क के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाइक पे मेरा दोस्त राशिद बैठा हुआ है। मैंने उसे टाइम दौड़ लगाई और जाकर उसे हक कर लिया और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम लोग कहाँ गए थे और गुलाम रसूल कहाँ है। तो उसने बताया कि गुलाम रसूल के चिल्लाने की आवाज़ आई थी और जब मैं उस जगह पहुंचा हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला और हमें पता था कि इस कब्रिस्तान में उसको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। इसलिए हमने वक्त ज़ाया किए बगैर घर पहुँचे और फिर घर वालों को बताया कि हमारा दोस्त गुलाम रसूल उस कब्रिस्तान में लापता है। और जब बात उसके घर वालों को पता चली और हमारे घर वालों को, तो कुछ लोग मिलकर उस कब्रिस्तान में गए। उसे काफ़ी ढूंढा गया, बहुत मुश्किल से वो रात को जाकर एक जगह बेहोश पड़ा मिला। जब उसे उठाकर घर लाया गया और उसे होश में लाया गया तो उसने भी बताया कि मुझे एक शख्स नजर आया था जो सिगरेट पी रहा था और जैसे जैसे वो मेरे साथ मुझे दिखता था बिल्कुल वैसे ही मेरे दोस्त गुलाम रसूल को दिखता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उस शख्स ने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली और गुलाम रसूल उसे देखते ही बेहोश हो गया। शायद मुझ में तो इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे बर्दाश्त कर सका, मगर गुलाम रसूल उसे बर्दाश्त न कर सका और वो बेहोश हो गया। उसके दिमाग पर इस चीज़ का बड़ा गहरा असर पहुंचा और वो आज तक इस बात को भूलता नहीं है। वो बहुत डर चुका था। तो ये हमारी एक स्टोरी थी। अगर आपको सही लगे तो अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका लिसनर हूँ और मुझे एक माह हो चुका है आपकी स्टोरी सुनते हुए। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मैं लाहौर में रहता हूँ। हमें लाहौर में रहते हुए 26 साल हो गए। मुझे आपकी सारी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे खाला के शौहर की भांजी की है। इनकी शादी ख़ानदान से बाहर हुई थी और हमारा अपनी खाला के घर आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। इनका घर लाहौर शेरा कोट में है। 2001 में हमारे अब्बू ने भी हमें लाहौर शिफ्ट कर दिया। वो एक सरकारी मुलाजिम है तो बार बार वो आ जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर खाला भी रहती हैं तो हम सब मिलकर एक जगह पर रह लेंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। खाला के घर से हमारा घर 1-2 गलियां छोड़कर था। दिन में 3 से 4 मरतबा हम खाला के घर आते जाते थे। खाला के घर के पास एक हवेली थी जो 3 मंजिला थी और वो हवेली आज भी वहाँ पर है। इस गली में सिर्फ एक ही लाइट होती थी जो कॉर्नर पर लगी होती थी, बाकी पूरी गली में अंधेरा होता था। तब इस घर के पास कोई घर नहीं था और बस सामने 2 से 3 घर थे। अक्सर हम लोग जब दिन में भी वहाँ से गुजरते थे तो इस घर की खिड़कियों को देखकर बहुत खौफ आता था। वो घर 25 साल से बंद था। इस घर की दीवारें भी इतनी ऊंची थी कि कोई भी इसके अंदर देख नहीं सकता था और मेरी खाला का जो घर था वो इस गली से गुजर कर ही जाना पड़ता था जिस गली में वो हवेली थी। मेरी उम्र भी इस टाइम 9 से 10 साल थी।
اگر کبھی رات کو کوئی امی کام کہہ دیتی تھی کہ خالہ کے گھر جاؤ تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اس گھر کے سامنے سے گزر کر جانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بھی اس گھر کے بارے میں کافی کچھ سنا ہوا تھا، اور رات کو گزرنے کے ٹائم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے اور کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ لائٹ صرف کارنر پر تھی جہاں پر دکانیں وغیرہ تھی، اور وہ گلی بھی بہت زیادہ سنسان ہوتی تھی۔ میری خالہ کے گھر میرے خالو کی بڑی بہن یعنی کہ میری خالہ کی نند آئی ہوئی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اسما تھا۔ وہ بچی بہت ہنسمکھ تھی اور اس کی آنکھیں بھی بہت پیاری تھی۔ جو بھی اس کی والدہ سے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کی بچی کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس کی عمر بھی تقریباً ہماری جتنی تھی یا ہم سے 1-2 سال چھوٹی ہوگی۔ تو وہ بچی پہلے بھی وہاں آتی جاتی رہتی تھی، یعنی اپنے ماموں کے گھر۔ تو ایک دن تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور وہ بچی دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھی۔ اس ٹائم بھی 8-9 بجے کے بعد ہمیں کوئی باہر جانے دیتا تھا۔ تو وہ بچی جب مغرب کے بعد وہاں سے گزری اور وہ جب آدھی گلی میں پہنچی، اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ رک جاؤ۔ وہ بچی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ وہاں پر 1-2 گھر تھے تو اسے لگا شاید وہاں سے کوئی آواز آئی ہے۔ پھر وہ اپنی چیز لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اسے پھر وہیں سے گزرنا تھا۔ اس ٹائم بھی مغرب کا ہی وقت تھا۔ بچے تھے تو اکثر 6-7 بجے تک چیز لینے کے لیے چلے جاتے تھے، کیونکہ بعد میں پھر کوئی بھی بچوں کو باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ سن 2001 کی بات ہے جب وہ بچی وہاں سے گزر رہی تھی تو اسے پھر کسی نے آواز دی، اسما رک جاؤ۔ وہ بچی بہت ڈر گئی کیونکہ گلی میں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بچی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ ہاتھ بہت بڑا اور کالا سیاہ تھا، بہت بڑے بڑے ناخن تھے۔ وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر تھی، کیونکہ وہاں سے پڑوسیوں نے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ اب یہاں سے اور ہی معاملات شروع ہو گئے۔ بچی جب رات کو سوتی تو آدھی رات کو اٹھ کر رونے لگ جاتی، کبھی کہتی کہ مجھے کسی نے تھپڑ مارا۔ کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس کو بہت تیز بخار ہوئے۔ اسی طرح ایک دن رات کو 2-3 بجے وہ اٹھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی، تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی میرے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ بچی کہتی ہے وہ بہت خوفناک ہے، ان کے قد بہت بڑے ہیں، بہت بڑی بڑی لال آنکھیں، اور وہ بہت کالے سیاہ ہیں، ان کے چہرے نظر نہیں آتے۔ تو گھر والوں نے سوچا کہ شاید بچی اس لیے ڈر جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بار بار آپ کو خواب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس نے ساری بات انہیں بتائی کہ میں اس طرح چیز لینے گئی تھی اور مجھے کسی نے گلی میں آواز دی تھی۔ تو اس کے بعد جو میری خالہ ہیں، جو اس کے ماموں تھے، انہوں نے اس مسئلے کو تھوڑا سیریس لیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ بچی کسی چیز سے ڈر گئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جس حویلی کے بارے میں بتایا وہ بہت خوفناک تھی، اور خالو بھی اس حویلی کے بارے میں جانتے تھے۔ تو وہاں پر مسجد میں جو مولانا صاحب تھے، ایک دن وہ انہیں گھر لے کر آئے۔ تو انہوں نے آ کر پڑھائی کی، بچی پر دم وغیرہ کیا اور پانی دم کر کے دیا کہ یہ روز آپ نے پینا ہے۔ تو بچی روز وہ دم کیا ہوا پانی پیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ معاملات 1-2 دن تک مزید چلتے اور پھر یہ چیزیں تھم گئیں۔ بچی ٹھیک ہونے لگ گئی۔ تقریباً 10-12 دن گزر گئے۔ بچی گھر سے باہر نہیں جاتی کیونکہ وہ کسی شادی کے سلسلے میں وہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ شادی گزر چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھے کہ بچی گھر سے باہر نہیں جاتی ہے اور بہت خوف زدہ رہتی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ بچے تھے تو کھیل کود میں اکثر بھول جاتے تھے۔ تقریباً 5 سے 6 دن گزرے تھے اس کو ٹھیک ہوئے، تو وہ دکان سے کچھ فروٹس لینے کے لیے گئی، جیسے اکثر بڑے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ چیز لے آؤ، ایک چھوٹا سا تربوز لینے کے لیے۔ اس کی امی نے اسے بھیجا تھا۔ جب وہ گئی تو تب اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو کسی نے اسے آواز دی کہ اسما یہ تربوز یہاں پر رکھ دو۔ یہ سن کر بچی بہت خوفزدہ ہو گئی۔
کیونکہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے تھے۔ وہ بچی زیادہ ڈر گئی اور اس نے وہ تربوز وہاں پر نہ رکھا، تو وہ ڈر کے ہمارے گھر کی طرف بھاگنے لگی، تو کسی چیز نے اس کو ہوا میں اٹھا کر نیچے زمین پر اس طرح مارا۔ اس ٹائم وہاں پر لائٹ گئی ہوئی تھی، ساتھ جو گھر والے تھے، بچی ان کے دروازے کے سامنے جا کر گری۔ وہ گلی تقریباً 8 سے 9 فٹ کی تھی۔ اس چیز نے اتنی زور سے پھینکا کہ ان کے گھر میں بہت ہی اونچی آواز آئی۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ ہمسائے بھاگ کر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچی زمین پر پڑی ہے اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بچی کو اٹھایا اور ان کی بیوی بھاگ کر میرے خالو وغیرہ کے گھر آ گئی اور انہیں جا کر بتایا کسی نے آپ کی بچی کو اس طرح گرایا ہے اور میرے شوہر اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں اور آپ فوراً وہاں پہنچے۔ تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی انسان تھا، کیونکہ وہ فوراً ہی باہر نکل آئے تھے جیسے ہی انہوں نے آواز سنی تھی۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اب اسی دوران بچی کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، جیسے کوئی فل زور سے اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے تو بچی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی بچی کچھ بول رہی تھی، وہ بالکل ہی نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ جب کسی انسان کا دماغ کام نہیں کرتا تو بالکل ویسی حالت ہو گئی تھی۔ اس بچی کا منہ بالکل اوپر کی طرف ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی اوپر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور وہ لوگ چھٹی لے کر گھر آئے تو انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس جو صاحب علم تھے ان کو دکھانا شروع کر دیا۔ کافی دم وغیرہ اور پڑھائی کروائی گئی، لیکن بچی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر ان کو ایک صاحب علم ملے جو کافی پہنچے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں کافی علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سب باہر چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کے اوپر جنات ہیں۔ ان کا ایک بچہ تھا جو اس کے اوپر عاشق ہو گیا تھا اور وہ بچہ اس کے ساتھ رہنے لگ گیا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ وہ حویلی سے ادھر آتا تھا اور اس بچی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کبھی اس کے پاؤں کھینچتا تھا اور کبھی اس کو تنگ کرتا تھا۔ جو بھی معاملات تھے اس بچی کی وجہ سے ہو رہے تھے، اور اس کو خواب میں اس کی فیملی بھی نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو مولوی صاحب نے اس بچی پر دم کیا تھا، پڑھائی کی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اور انہوں نے جو پڑھائی کی تھی وہ دم کیا ہوا پانی پلاتے رہے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ بچہ جو اس وقت اس پر حاوی تھا وہ مر گیا تھا، اور اب وہ جنات اتنے غصے میں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بچی ان کو کہیں اکیلے میں ملے اور وہ اس کو نقصان پہنچائے۔ تو اس دن جب شام کو یہ بچی باہر نکلی تو انہوں نے اسے دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس بچی کو کیوں نقصان پہنچایا، جبکہ ان کا بچہ تو قاری صاحب کے دم کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جنات نے اس قاری صاحب کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہم لوگوں نے بھی وہ گھر سن 2005 میں چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ بھی گاؤں چلے گئے تھے، اور پھر کئی سال تک ہم نے اس بچی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر سن 2011 میں ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہاں پر اس کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ ہم لاہور میں اجرا والی سائڈ پر شفٹ ہو چکے تھے، تو ہم خالہ کے گھر کافی دنوں کے بعد جاتے تھے، زیادہ تر خالہ ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ خیر جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو میں نے دیکھا کہ اسما ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی سال گزر چکے تھے، سن 2001 سے 11 تک تقریباً 10 سال ہو گئے تھے، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو آپ یقین کریں اس ٹائم بھی اس بچی کی آنکھیں بالکل ویسی ہی اوپر تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایج اب کافی ہو گئی تھی، لیکن وہ بچی نہ تو اب بولنے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی چلنے کے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ تو نہ تھی میری کہانی، اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا۔ بہت افسوسناک سٹوری تھی، اس بچی کا بہت دکھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور اسے ٹھیک کر دے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی سٹوریز، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरे चैनल पे नए आने वाली स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।